एक सुबह इसके पापा सो के उठे ना, तो इनका जो दरवाजा था, जो मेन गेट, वो खोल के जैसे बाहर निकले तो देखा कि सामने फर्श के ऊपर एक हरे रंग का बड़ा सा कपड़ा रखा हुआ है और उसके ऊपर मांस के लोथड़े से पड़े हुए हैं और खून के छींटे पड़े हुए हैं वहां पे। वही तांत्रिक दोस्त वापस से आया है इनके घर पे, देखा कि भाई वो सब चीजें वहां पे रखी हुई है, तो उसने अपने जो भी क्रिया वगैरह थी, मंत्र वंत्र थे, वो पढ़ने शुरू कर दिए। लेकिन इस बार क्या हुआ, जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू करा ना, उसको खून की उल्टी हो गई वहीं की। अरे भाई साहब। तो उसने तांत्रिक ने बताया कि तुम्हारे घर में कोई भूत वूत नहीं आया, तुम्हारे घर में एक सुलेमानी जिन को छोड़ा गया है। उसने बताया कि शिमला में एक जगह पड़ती है नालागढ़, और वहां पे एक बाबा है जिनको पीपल वाले बाबा करके बुलाया जाता है। बाबा ने अपने झोला ले रखा था, उसमें से कुछ राख वाख निकाली, उन्होंने मंत्र वंत्र पढ़ के पूरे घर में इधर उधर फूंका। तो ये बताते हैं कि इनका एक कमरा था, उस कमरे से लंबा सा काला साया निकल, धुएं जैसा, वो सबको दिख रहा है, सबने देखा। हाँ, सब घर के वही है, हॉल के अंदर ही, और सामने आके खड़ा हुआ उस बाबा के, और जोर जोर से हंसने लग गया वो साया। क्या हो रही, तुझे क्या लगता है तू मुझे हरा देगा? मैं सुलेमानी जिन हूं, सुलेमान नाम है। के बारे में आसपास भी नहीं सुना होता, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। और आपने रिस्पांस बहुत अच्छा दिया फर्स्ट पॉडकास्ट पे, तो मजबूरन हमें पार्ट 2 करना ही पड़ा। ऐसा हो नहीं सकता आप कुछ बोलो और वो हम ना करें। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं प्रवीण भाई का। कैसे हो आप सर? थैंक यू ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का फिर से अपने शो पे मुझे इनवाइट करने के लिए। और आज भी आप लोगों के लिए कुछ ऐसी स्टोरीज़ लेकर आया हूँ जो कि मुझे पूरी उम्मीद है ऑडियंस को पसंद आएंगी। और अपने चैनल पर मतलब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ नई ऑडियंस को अपने बारे में। मेरा एक यूट्यूब चैनल जिस पर कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई स्टोरी सुनाता हूँ, और मैं पिछले 6-7 साल से ये स्टोरी सुनाता हुआ आ रहा हूँ। तो हालांकि मेरे पास मैं खुद कोई तांत्रिक नहीं हूँ, कोई बाबा नहीं हूँ, मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है। मेरे पास जितनी भी स्टोरीज़ हैं वो सभी मेरे व्यूवर्स की भेजी हुई हैं, लेकिन जितनी भी मेरे पास स्टोरीज़ भेजी जाती हैं उनमें से मैं कोशिश करता हूँ सिर्फ ऐसी ही स्टोरीज़ अपनी ऑडियंस के सामने लेकर आऊँ जो कि रियलिस्टिक हों, या उनसे मेरी खुद पर्सनल कोई बात हुई है जिसमें कि वो 100% तो श्योर नहीं हो सकते हैं किसी भी इवेंट को लेकर के भी ये हुआ ही होगा, लेकिन फिर भी मैं ऐसी स्टोरीज़ ही अपने ऑडियंस के सामने लाने की कोशिश करता हूँ जिन पे मुझे यकीन है कि हाँ ये हुआ होगा ऐसा। करेक्ट। पर आप क्रॉस चेकिंग करते हो कि भाई सच में हुआ है या क्या हुआ है? क्रॉस चेकिंग तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ स्कोप है नहीं क्रॉस चेकिंग का। तो अगर वो कोई बताते हैं कि भाई हमने इसका कोई फ़ोटो लिया है, कोई वीडियो लिया है, तो मैं बोल देता हूँ उनको भी बताओ फ़ोटो वीडियो शेयर कर दो अगर है, अगर नहीं है तो फिर तो उसमें क्या ही कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं बताया ना, बहुत ज़्यादा इसमें स्कोप क्रॉस चेकिंग का है नहीं। तो लेकिन होता क्या है ना, जैसे अब मैं तो सैकड़ों हज़ारों स्टोरीज सुना चुका हूँ अपने चैनल पे, तो एक पॉइंट के बाद में आपको पैटर्न समझ में आने लग जाता है स्टोरीज का, और आपको ये भी पता चलने लग जाता है कि ये स्टोरी में इवेंट हुआ होगा या ये सिर्फ मनगढ़ंत बनाई हुई बातें कर रहे हैं। बहुत हद तक फोटोज को देखकर ही मालूम पड़ जाता है कि ये एडिट करी है, नहीं करी है, रियल है, फेक है। हाँ, और वो जिस तरीके से वो स्टोरी भेजते हैं ना, मतलब जैसे वो तो अपनी मेरे पास राइटिंग में आती हैं सारी स्टोरी, तो जिस तरीके से लिख के भेजी हुई होती है ना उन्होंने स्टोरीज, उससे मेरे को पता चल जाता है कि ये तो बनाई हुई स्टोरी है या कैसे क्या है। ओके, तो आज की पहली स्टोरी शुरू करते हैं भाई। कहाँ की ये स्टोरी है, किसने भेजी है, एक थोड़ा बैकग्राउंड बताओ। श्योर। ये फर्स्ट स्टोरी मेरे दिल्ली से एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने मेरे को ये स्टोरी भेजी थी, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, मेरे ख्याल से हफ्ते 2 हफ्ते की बात है। उन्होंने स्टोरी मेरे को भेजी थी, और उन्होंने अपना ज़्यादा कुछ पर्सनल डिटेल्स तो बताने को मना किया था, तो मैं बहुत ज़्यादा उनका नाम वाम तो नहीं बता पाऊँगा। लेकिन वेस्ट दिल्ली में उनका घर हुआ करता था, और ये ना 2000 के आसपास की बात है। तो अब तो उसकी एज भी काफ़ी हो चुकी है इस लड़के की, लेकिन 2000 में जिस घर में वो रहा करते थे, उस घर में कोठी थी, मतलब अच्छा परिवार था, 2 भाई थे, उनके मम्मी पापा थे, सारे रहा करते थे घर के अंदर। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था उनकी लाइफ में। उसके पापा किसी ज़माने में फैक्ट्री में जॉब करते थे, लेकिन फिर उनका कुछ ऐसा इतना अच्छा काम चला उनका कि एक पॉइंट के बाद उनकी अपनी खुद की भी 2-3 फैक्ट्रीज हो गई थी, सब कुछ उनका बढ़िया चल रहा था। और उस घर में, जिस घर में उनके साथ ये सब इवेंट्स हुए थे, उस घर में रहते हुए भी उनको 10-12 साल हो चुके थे, और सब कुछ बढ़िया चल रहा था उनका। फिर क्या हुआ, 2000 के आसपास में उस लड़के का जो बड़ा भाई था ना, उसकी शादी की एज हो गई थी। तो उसके पापा ने बोला कि भाई अब लड़के की एज तो हो ही रही है और सब कुछ अच्छा चल रहा है घर पे, तो इसके लिए एक लड़की ढूंढ ली जाए। तो उसकी शादी करवाने के लिए रिश्ता वो ढूंढने लग गए। इन्हीं दिनों फिर उसके पापा ने अपनी फैमिली में ये शेयर किया, ये बताया कि जिन दिनों मैं फैक्ट्री में जॉब करता था ना, तो मेरा एक दोस्त था, और वो बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, और उसकी भी एक बेटी है,
जो कि शादी की उम्र की हो रखी है, और मैंने उसकी बेटी को देखा हुआ, बहुत सुंदर लड़की है, और फैमिली का, उसके परिवार का तो हमें पता ही है, बहुत अच्छा परिवार है। तो क्यों ना एक बार वहाँ चलते हैं उनसे मिलने, तुम लोग भी देख लो, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिर वहीं रिश्ता कर देंगे। तो उसके घर वाले तैयार हो गए, ठीक है पापा कह रहे हैं तो एक बार चलते हैं हम। तो उसी संडे को ये सारे उनके घर जाने को तैयार हो गए, उस जो इनके फ्रेंड का घर था। तो वहाँ पे गए तो लड़की को देखा, तो लड़की देखते ही पसंद आ गई इन तीनों को, मतलब मम्मी पापा और ये लड़का, दो जो भी भाई थे, सबको लड़की पसंद आ गई, सुंदर थी लड़की। और फैमिली को तो ऑलरेडी जानते ही थे इसके पापा, तो फैमिली की तरफ से भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। लड़की को भी लड़का पसंद आ गया। अब सब कुछ पसंद आ गया इनको, रिश्ता इनका फाइनल हो गया कि भाई ठीक है रिश्ता करते हैं। और 1 महीने बाद की इनकी शादी की डेट रख दी गई कि भाई 1 महीने बाद शादी करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि जब ये लोग देखने गए थे ना उनको, लड़की वालों को, लड़की को देखने उनके घर पे गए थे, तब तक उनको ये तो पता था कि कोई देखने आ रहा है उनका, लेकिन तब तक ये नहीं पता था कि इनका बैकग्राउंड क्या है, कितने पैसे वाले हैं, कैसे क्या है, ये नहीं पता था। ये बाद में पता चला था उनको जब इन्होंने रिश्ता फाइनल कर लिया था। तो ठीक है, लड़के दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और 1 महीने बाद की शादी की डेट रख ली गई। अब होता क्या है, ये पंजाबी फैमिली थी जिनके साथ में यह हुआ था, पंजाबी हिंदू फैमिली। तो इनके यहाँ पे ये था, नॉर्मली होता ही है कि कोई भी शुभ ऐसा कोई काम होने वाला होता है शादी ब्याह का, तो गांव में पितरों का कोई मंदिर होता था इनका, तो वहाँ पे जाके पूजा करनी होती है इनको। तो उन्होंने बताया कि इनके भी पंजाब में कोई जगह का नाम नहीं बताया, वहाँ पे इनके गांव में इनके पितर का कोई मंदिर था, तो वहाँ पे जाके प्रसाद चढ़ाना, कढ़ाई वढ़ाई करते हैं, हर फैमिली में हर उसमें अलग अलग हिसाब होता है। तो इनका भी था कि वहाँ पे पूजा करके आनी है और उनको कुछ चढ़ा के आना है। तो शादी से करीब 15 दिन पहले का इनका बना प्रोग्राम कि भाई गाँव चलते हैं और वहाँ पे प्रसाद चढ़ा के आते हैं। तो ये तीनों ही जाने वाले थे, ये इसकी मम्मी, इसके पापा और वो लड़का जिसकी शादी होने वाले थे। लेकिन बाई चांस की बात है कि जिस दिन इनको जाना था उसे 1 दिन पहले इनकी खुद की फैक्ट्री, तो उसमें कोई काफ़ी अच्छा खासा इनका ऑर्डर आ गया था, तो उसके पापा नहीं जा सके वहाँ पे पंजाब में इनके गांव में। तो ये तीनों माँ बेटे चले गए अपना कार से वहाँ पे। तो उन्होंने जाके अपना पूजा वूजा की तैयारी करी, लेकिन अगले दिन जिस दिन पूजा होने वाली थी उस दिन सारी तैयार हो चुकी थी, तो इसके पापा भी काम वाम खत्म करके वहाँ पे पहुँच गए पूजा के टाइम पे। अब वो पहुँच तो गए, लेकिन ये लड़का बताता है कि जब पापा वहाँ पे पहुँचे ना, तो हम ये देख रहे थे कि पापा का चेहरा उतरा सा हुआ है, बड़ा मायूस से हो रखे हैं वो, जबकि इतनी खुशी का माहौल था, मतलब रिश्तेदार वगैरह सब आ रखे थे, सब खुश थे कि लड़के की शादी होने वाली है, और फैमिली का पहला बच्चा था वो, इनका पहला लड़का था जिसकी शादी होने वाली थी। तो नेचुरल सी बात है, बड़ी धूमधाम से करते हैं ऐसे। तो इन्होंने फिर, लेकिन उस टाइम पे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, इन्होंने पूजा वूजा करी। पूजा होने के बाद में फिर उन्होंने पापा से पूछा कि क्या हुआ पापा, कोई परेशानी है क्या, कुछ बात हुई, आप ऐसे मतलब मायूस क्यों लग रहे हैं। तो उसके पापा ने बताया कि यार वो जो मेरा दोस्त है जिसकी बेटी से शादी होने वाली है, उसकी कल रात डेथ हो गई। अच्छा। तो ये सुन के सबको एकदम से शौक लगा कि अरे ये कैसे हो गया, मतलब इतने अच्छे मौके पे एकदम से इस तरह की न्यूज़ आने तो बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है, और गांव में तो बहुत मानते हैं इन सब चीज़ों को। तो रिश्तेदार वगैरह थे, उन सब ने ये बात सुनी, तो सब ने बोला कि नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया है, और अब उस घर में आपको रिश्ता नहीं करना चाहिए, मतलब उस लड़की से आपको रिश्ता तोड़ देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि थोड़ा सा उसूलों वाले होते हैं, आप बोल सकते हो। उसने बोला कि नहीं, वो तो मेरा दोस्त का परिवार है, उसके बच्चे हैं, उनके घर में तो ऑलरेडी इतना मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका है, उसके पिता की डेथ हो गई, और ऐसे में अगर हम भी उससे रिश्ता तोड़ लेंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो मतलब इन्होंने तो अच्छे के लिए सोचा था, तो इन्होंने रिश्ता नहीं तोड़ा। हालांकि इस बात पे इनके कई सारे रिश्तेदार थे जो कि नाराज भी हो गए थे कि तुम ऐसा अपशकुन होने के बाद भी उनसे रिश्ता नहीं तोड़ रहे हो, तुम्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए रिश्ता। लेकिन वो अड़े रहे कि नहीं, रिश्ता शादी होगी तो वहीं होगी, और वो माने नहीं। फिर करीब 2 हफ्ते बाद शादी की डेट थी, अपना धूमधाम से शादी हुई इनकी लड़के की, और शादी के बाद वो लड़की इनके घर पे आ गई, जो इसकी भाभी थी, जो इसके पापा के दोस्त की लड़की थी। अब क्या हुआ, शादी के बाद 2-3 महीने तक तो सब कुछ ठीक रहा, मतलब वो घर जिसमें ये पिछले 10-12 सालों से रह रहे थे, जिसमें खूब इनकी बरकत हुई थी, उस घर में खूब खुशी से रह रहे थे, कोई उसमें पैरानॉर्मल चीज़ें कुछ भी नहीं थी। शादी के 2 महीने बाद से ही ना इनको उस घर में एक अलग ही वाइब आने लग गई। जैसे होता क्या है ना, मतलब जिस घर में हम रहते आ रहे हैं शुरू से, वहाँ पे जरा सा भी कुछ भी चेंज होता है ना वाइब में, तो हमें फील हो जाता है वो।
तो ये बताता है कि हमें वहां पे डर लगने लग गया था 2 महीने बाद से, जैसे कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, कुछ गड़बड़ होने वाला अपने ही घर में डर रहे। अपने घर में उनको डर लगने लग गया। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्यों रहा है, क्या ऐसा क्या हो रहा है, मतलब ऐसा अभी तो शादी हुई है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा था। और जो लड़की के फादर की डेथ हुई वो नेचुरली हुई? वो भी पता लगेगा आगे। अच्छा, वो भी आगे पता लगेगा। तो अब इनको ये तो पता चल रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, नेगेटिविटी आ रही है घर में, लेकिन अभी तक भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था कि क्यों हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें अभी क्लियर नहीं हुई थी। लेकिन फिर क्या हुआ, एक दिन सुबह सुबह इसके पापा, सबसे जल्दी इसके पापा ही उठते थे, सुबह मॉर्निंग वॉक वगैरह के लिए जाते होंगे, तो सुबह सुबह इसके पापा उठे तो बाहर गेट खोला ना उन्होंने कोठी का, गेट से निकले तो देखा कि इनके जस्ट गेट के सामने एक बकरे का कटा हुआ सर रखा हुआ है। हाँ, और उसके साथ में एक धागा रखा हुआ है, काले रंग का धागा लंबा सा। अब इसके पापा ने एकदम से ये देखा कि अरे ये कहाँ से ऐसी चीज़ आ गई, तो कोई भी नेचुरल सी सकपका जाएगा एक बार के लिए। तो उसने भी जल्दी से घर के सब लोगों को उठाया, इन्होंने देखा कि ये उन्होंने देखा यार ये क्या क्या चीज़, मतलब ये हरकत किसने कर दी है। तो इन्होंने सोचा कि हो सकता है किसी शायद आस पड़ोस के किसी ने शरारत करी हो हमें परेशान करने के लिए। तो इसके पापा ने एक पन्नी ली, उसके अंदर वो सारी चीज़ें डाली और थोड़ा सा दूर जहाँ पे कूड़े का ढेर होता होगा, मतलब आसपास का कूड़ा जहाँ इकट्ठा होता था, वहाँ जाके उसको फेंक दिया। उसके बाद घर आ गए। उसके बाद वो दिन तो इनका नॉर्मल गुजर गया। लेकिन फिर क्या हुआ, उसी रात से ही ये जब भी सोते हैं ना तो इनको किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है अपने घर के अंदर से। मतलब ये पता होता था कि घर के अंदर से, काफ़ी बड़ा घर था इनका, कोठी थी अच्छी खासी, तो ये पता था कि घर के अंदर से रोने की आवाज़ आ रही है, लेकिन कौन से कमरे से आ रही है, कहाँ से आ रही है, ये पता नहीं चलता था। और सभी को एक साथ आती थी या एक एक करके आई सब? नहीं, अब ऐसा ये तो नहीं बताया उसने कि भाई एक एक करके आई, लेकिन रात में आवाज़ सबको सुनती थी, आवाज़ सुनती सबको थी। इनको पता चलता था कि इनके घर में कोई औरत रो रही है। और ये जो हस्बैंड वाइफ जो नई वो आई थी, उसका बिहेवियर नॉर्मल था बिल्कुल? अभी तक बिल्कुल नॉर्मल था, मतलब अच्छी फैमिली टाइप में रह रहे थे वो, पति पत्नी का आपस में हाँ, सही था, बिल्कुल सही था, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो रात में ये सब चीज़ें होने लग गई। तो 3-4 दिन तक तो इन्होंने इग्नोर किया कि भाई शायद हो सकता है बाहर से आ रही है आवाज़ें। लेकिन जब 3-4 दिन तक हर रात में इनके घर में रोने की आवाज़ें आती रही, तो इसके पापा का एक कोई फ्रेंड हुआ करता जो कि अच्छा खासा तांत्रिक, बताते हैं काफ़ी अच्छा तांत्रिक था, वो बड़ा तांत्रिक था। तो फिर एक दिन इसके पापा ने उस फ्रेंड को बताया कि भाई हमारे घर में पिछले कुछ दिनों से ऐसा ऐसा हो रहा है, और जिस दिन हमारे घर के गेट के पे वो सर रखा मिला था, उस दिन के बाद से ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो उसने बोला कि अच्छा चलो ऐसा करता है, मैं आता हूँ तुम्हारे घर पे और एक बार मैं देखता हूँ कि भाई क्या परेशानी है तुम्हारे घर पे। उससे पहले इन्होंने अपनी वो नहीं देखी घर के बाहर की सराउंडिंग्स की, कहीं बाहर से आ रही हो या क्या आवाज़ है? हाँ, वो तो नॉर्मल चीज़, वो तो उन्होंने हर तरीके से पता लगाने की कोशिश की कि भाई घर के अंदर से आ रही है तो कहाँ से आ रही है, घर के बाहर से तो नहीं आ रही। लेकिन घर के बाहर से नहीं आती थी, वो घर के अंदर से ही आती थी, और घर के अंदर से भी ऐसा लगता था जैसे चारों तरफ से आ रही है। कोई एक पर्टिकुलर उसका ये नहीं था कि भाई इस कोने से कोई आ रही है या उस कोने से आ रही है, ऐसा नहीं था। पूरा घर से ही वो रोने की आवाज़ आती सुनाई देती थी। तो वो इसके पापा के दोस्त आए, वो तांत्रिक जो कि काफ़ी बड़े तांत्रिक थे, तो उन्होंने आके अपनी क्रिया वगैरह करी। तो उन्होंने फिर इनको बताया कि तुम्हारे घर पे ना एक पिशाच को छोड़ा गया है, और इस पिशाच को सिर्फ तुम्हारी, मतलब ये जो लड़का था इसकी मम्मी को मारने के लिए छोड़ा गया है। तो इसके पापा ने पूछा कि भाई मतलब मेरी वाइफ को मारने के लिए छोड़ा गया है, लेकिन ऐसा क्यों? हमने तो कभी किसी का कोई बुरा नहीं किया, और ना मेरी किसी से कोई दुश्मनी है, हमारा तो किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, और रिश्तेदारी में भी हमारे सब अच्छे लोग हैं, तो हमारे साथ कोई ऐसा क्यों करेगा? तो उसने बोला कि इसका तो मैं अभी जवाब नहीं दे सकता हूँ, अभी पहले मेरे को क्रिया करके इसको वापस भेजने दो पिशाच को, इसके बाद मैं 2-4 दिन बाद तुम्हें बताऊंगा कि किसका क्या धरा है। तो बोला ठीक है। फिर उसने अपनी क्रिया वगैरह करी, जो भी चीज़ें थी, और उस पिशाच को वापस भेज दिया। और पिशाच को भेजने के लिए कई तरह की चीज़ें भी उन्होंने मांगी थी, मिठाइयाँ, कई तरह की मिठाइयाँ, जो भी नॉर्मल तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, उस तरीके से करके उन्होंने पिशाच को वापस भेज दिया। अब क्या हुआ, ये 3-4 दिन बीत गए। इसके बाद से वो रात में जो रोने की आवाज़ आती थी ना, वो आनी बंद हो गई। अब फिर से पहले जैसा सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन फिर 3-4 दिन बाद क्या हुआ, फिर से एक सुबह इसके पापा सो के उठे ना, तो इनका जो दरवाज़ा था, जो मेन गेट, वो खोल के जैसे बाहर निकले तो देखा कि सामने फर्श के ऊपर एक हरे रंग का बड़ा सा कपड़ा रखा हुआ है, और उसके ऊपर मांस के लोथड़े से पड़े हुए हैं,
और खून के छींटे पड़े हुए हैं वहाँ पे। तो वो देखते ही ये फिर से समझ गए कि भाई ये तो फिर से किसी ने कोई गड़बड़ कर दी है। लेकिन पिछली बार जो ये तांत्रिक दोस्त आए थे ना इनके, उन्होंने इनको ये बोला था कि भाई तुम्हारे घर पे अगर इस तरह की कोई भी चीज़ दोबारा से हो ना तो इन चीज़ों को छूना मत तुम, ये छूना ठीक नहीं रहता। तो उसने ना छुआ नहीं, बल्कि पीछे वाले गेट से निकल के अपनी कार लेकर अपने उस दोस्त के पास पहुंचे और उसको जल्दी से लेकर आ गए अपने घर पे। तो वो इनका वही तांत्रिक दोस्त वापस से आया इनके घर पे, देखा कि भाई वो सब चीज़ें वहाँ पे रखी हुई हैं, तो उसने अपने जो भी क्रिया वगैरह थी, मंत्र वंत्र थे, वो पढ़ने शुरू कर दिए। लेकिन इस बार क्या हुआ, जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू करा ना, उसको खून की उल्टी हो गई वहीं की, अरे भाई साहब, तांत्रिक को। और जबकि वो अच्छा खासा शक्तिशाली तांत्रिक था, उसको खून की उल्टी हो गई। और खून की उल्टी होते के साथ ही वो तो उल्टे पांव वहीं से भाग गया। उसने कहा कि भाई मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे को यहाँ से जाना होगा। और वो फिर वहाँ से घर से भाग गया। अब वो चला गया तो वो तो सब चीज़ें वहीं पड़ी थी, मांस के लोथड़े उथड़े अभी भी घर के सामने पड़े हुए थे। फिर ये बताता है कि इसके पापा ने फिर से एक पन्नी ली और वो सब चीज़ें उठाई, एक पन्नी में बांध के साथ में जो गंदी नाली थी उसमें फेंक दिया। लेकिन फिर उसी रात को इनके साथ में पता है क्या हुआ, रात में जब ये लोग अपने अपने कमरों में सो रहे थे ना, तो इनको घर के बाहर जो इनका वो तो हॉल था जहाँ पे इनकी सारी डाइनिंग टेबल कुर्सियाँ उर्सियाँ रखी हुई थी, इनके सारी की सारी चीज़ें ऐसे उठ उठ के मतलब ऐसे हवा में उड़ने लगी जैसे कोई उठा उठा के उनको पटक रहा हो बुरी तरह। दीवारों से टकराने लगी, चकनाचूर होने लगी, किचन में जितने बर्तन थे सारे इधर उधर होने लग गए। हवा में उड़ रही है सारी चीजें, मतलब चीज ऐसे ऐसे जैसे मैं ये जैसे कप रखा हुआ है, इस कप को मैं उठा के दीवार पे फेंक के मारूंगा ना, तो इस तरीके से हो रहा था जैसे कोई उठा उठा के फेंक रहा है चीजों को। तो ये बताता है कि हमें उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे हमारे घर के अंदर पूरी कोई भूतों की भूचाल आ गया हो। हाँ भूचाल आ गया, भूतों की पूरी फौज घुस गई है हमारे घर में, तो ऐसा लग रहा था हमको। और मदद वाला कोई था नहीं, क्योंकि एक वही थे तांत्रिक, और रात में ये मेरे ख्याल से 2-3 बजे की बात है जब इनके साथ में ये सब हो रहा था। तो जैसे तैसे पूरे मतलब एक कमरे के अंदर सारे के सारे दुबके रहे। और फिर जब सुबह दिन निकला ना, फिर इन्होंने जाके हॉल में देखा तो पूरे हॉल का सामान सारा तहस नहस हुआ पड़ा था। तो इसके पापा फिर से उस अपने दोस्त के पास गए, क्योंकि इनको समझ में आ गया था कि भाई ये तो कोई बहुत ही बड़ी मुसीबत घर में घुस गई है। तो ये अपने दोस्त के पास गए। तो दोस्त के पास गए तो देखा कि उसकी तो वैसी मरने की जैसी हालत हो रखी थी उसके दोस्त की, मतलब उसकी ऐसी हालत हो रखी थी वो बोल भी नहीं पा रहा था ठीक से। तो इसने अपने दोस्त को बताया सारी बात कि जी हमारे घर में तो ऐसा ऐसा हुआ, हमारा तो सारा सामान तहस नहस हो गया और तुम भी वहाँ से उस दिन भाग गए थे, तो कुछ तो बताओ हमारे घर में ऐसी कौन सी चीज़ घुसाई है, कुछ तो हमारी मदद करो। तो उसने तांत्रिक ने बताया कि तुम्हारे घर में कोई भूत वूत नहीं आया है, तुम्हारे घर में एक सुलेमानी जिन को छोड़ा गया है। एक जिन है, सुलेमानी जिन, हाँ जिन्नात की भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, उसमें एक सुलेमानी जिन बताया जाता है। जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी ना, तब मेरे को एक अलिफ लैला, आपको याद आता हो शायद, याद होगा, एक आया करता था अलिफ लैला, उसमें हुआ करता था एक कैरेक्टर सुलेमानी जिन। वो सुलेमानी जिन बताते हैं ऐसा कि ये जिन्नों का सरदार होता है और उसमें बहुत बहुत ताकतवर होता है, ये मतलब बहुत शक्ति होती है, इसको हराना बहुत मुश्किल होता है, इसको काबू में करना। तो उसने बताया कि ये सुलेमानी जिन है और इसको कोई काबू में नहीं कर सकता, और ये तुम लोगों की मौत बन के आया है, इसको सिर्फ तुम लोगों को मारने के लिए भेजा गया है यहाँ पे, और इससे अब तुम लोग बच नहीं सकते। तो उसके पापा ने उसको बोला कि भाई मेरे तो बच्चे हैं साथ में, मेरी तो फैमिली है, अगर तुम ही कुछ ऐसे बोलोगे तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा। तो उसने बताया कि भाई देखो मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि तुम्हारी पूरी फैमिली की ज़िंदगी का सवाल है तो मैं तुमको एक रास्ता बता सकता हूँ। उसने बताया कि शिमला में एक जगह पड़ती है नालागढ़, और वहाँ पे एक बाबा है जिनको पीपल वाले बाबा करके बुलाया जाता है। तो उसने बोला कि वो एक अघोरी बाबा है, अगर तुम जा सकते हो तो जल्द से जल्द उन बाबा के पास जाओ, अगर तुम्हारी कोई जान कोई बचा सकता है ना तो सिर्फ वही बचा सकता है, नहीं तो तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल है। और अगर आने वाली पूर्णिमा या अमावस्या पता नहीं क्या बताई थी, तब तक ये तुम सबको एक एक करके मार डालेगा, क्योंकि इसको ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को परेशान करने के लिए या तुम्हारा बिजनेस चौपट करने के लिए भेजा गया है, इसको सिर्फ तुम लोगों को मारने के लिए ही भेजा गया है। वैसे अभी तक किसी फैमिली मेंबर को कुछ नहीं, अभी फिजिकल हार्म फैमिली में किसी को नहीं हुआ था, लेकिन वो पहले वाला जो पिशाच था उसके लिए उसने बताया था कि माँ को मारने के लिए भेजा है, लेकिन ऐसा अभी तक सेफ थे, मतलब मरे नहीं थे, कोई भी फैमिली में डेथ नहीं हुई थी। तो उसने कहा कि एड्रेस दिया उसका बाबा का, तो ये लोग उसी शाम को फिर वहाँ पे नालागढ़ जाने के लिए निकल गए।
मतलब जो इनका बड़ा वाला लड़का था जिसकी शादी हुई थी कुछ दिन पहले, और उसके पापा, ये 2 लोग गए थे। बाकी इसकी मम्मी और छोटा वाला लड़का और इसकी भाभी, वो तीनों घर पे ही थे। तो रात में ही निकल गए, और अब दिल्ली से तो शिमला जाने में काफ़ी कई घंटे लग जाते हैं ना। तो रात में फिर एक जगह ये लोग थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, कुछ खाना वाना खाने के लिए एक ढाबे पे भी रुके थे। और ये बताते हैं कि इस ढाबे पे ये रुके, खाना वाना खाया, लेकिन उसके बाद जब इन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी तो उनकी फिर गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो। मतलब इन्होंने, ऐसा नहीं था कि उस गाड़ी में कोई खराबी थी या कोई पुरानी गाड़ी थी, अच्छी भली गाड़ी थी, चलती कंडीशन में थी, बिल्कुल अच्छे से चला के लाए थे, लेकिन वहाँ पे इनकी गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं। मतलब 1 घंटा लग गया इनको, हर तरह की कोशिश कर ली, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही इनकी। फिर इसके पापा ने किसी तरह अपने गाड़ी के अंदर हनुमान चालीसा वगैरह लगाई, तो इनकी गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। और मतलब ये सुनने में थोड़ी सी फिल्मी बात लग सकती है कि हनुमान चालीसा चला, लेकिन ऐसा होता है। ऐसा बहुत सी स्टोरीज में बहुत से व्यूअर्स ने मेरे को बताया कि ये चीज़ें, जैसे इस तरह के कोई भी भूतिया रास्ते होते हैं ना, कोई भी पैरानॉर्मल एंटिटीज होती हैं, तो वो इस तरीके से करती हैं, वो आपकी गाड़ी बंद कर देंगी, बाइक बंद कर देंगी, लेकिन फिर आप कुछ अपने किसी देवी देवता को याद करोगे तो एकदम से छोड़ देती हैं वो चीज़ को, वो स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे तैसे फिर इनकी गाड़ी स्टार्ट हुई। फिर ये ऊपर, मतलब वो ऊपर की तरफ पड़ता है बताते हैं एरिया, तो ऊपर की पहाड़ों की तरफ जाए। एक तो वैसे मतलब 2000 में तो वहाँ पे इतना अच्छा भाई रोड्स वगैरह नहीं बनी होंगी। तो जैसे तैसे ये पहुँचे ऊपर। तो ऊपर पहुँचने के बाद में मतलब सुबह के 4-5 बज गए थे, दिन निकलने वाला था। फिर एक कोई दुकान वाला था, कोई शायद चाय के खोखे वाला था, उससे उन्होंने पूछा कि भाई हमको जो है पीपल वाला बाबा के पास जाना है। तो उसने बोला कि भाई थोड़ा सा आगे जाके ना, वहाँ पे आपकी गाड़ी का रास्ता तो नहीं होगा, आपको गाड़ी खड़ी करनी होगी, वहाँ से आपको पैदल आगे जाना होगा। तो उसने बोला ठीक है। तो आगे गए, तो वहाँ पे सही में फिर एक जगह जाके रास्ता रुक गया था, वहाँ से जंगल स्टार्ट हो गया था। तो वहाँ पे इन्होंने गाड़ी अपनी मतलब पार्क कर दी, और वहाँ से दोनों पैदल पैदल अंदर की तरफ जाने लग गए, जंगल से अंदर। वहाँ पे ये बताते हैं जाते हुए कि उस जगह पे ना इनको जंगल के बहुत से जंगली जानवर भी दिखाई दिए, खतरनाक जंगली जानवर, लेकिन किसी भी जंगली जानवर ने इनका कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। तो फिर कुछ दूर चलने के बाद में इनको एक खुला सा एरिया दिखाई दिया, और वहाँ पे एक त्रिशूल गड़ा हुआ था। तो जब इन्होंने त्रिशूल गड़ा हुआ देखा तो इनको थोड़ा सा जान में जाना है कि हाँ चलो हम सही रास्ते पे आए, हो सकता है यहाँ पे बाबा मिल जाए। फिर थोड़ा सा और आगे जाने पे इनको एक छोटा सा मंदिर टाइप कोई बना हुआ था, उसके सामने एक बाबा इनकी तरफ पीठ करके बैठे हुए थे, और अपना जैसे ध्यान वो होती है ना, ध्यान मुद्रा होती है, उसमें बैठे हुए थे। तो ये पीछे जाके उसके खड़े हुए, तो बिना बाबा ने इनकी तरफ देखे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे, उसने बोल दिया कि अच्छा तुम दोनों आ गए बच्चा, तुम्हारे घर पे जिस जिन को भेजा हुआ है, उस जिन को मुझे पता है तुम्हारे घर पे किसी जिन को भेजा हुआ है तुम्हें मारने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे आ गए हो तो अब सब ठीक हो जाएगा। तो ये लड़का ये बताते हैं कि भाई जब इन्होंने बाबा के मुंह से ये बात सुनी ना कि भाई तुम्हारे घर पे जिन को भेजा गया हो और तुम ये सब चीज़ें दिल्ली से आए हो इतनी दूर से, तो इनको इतनी हैरानी हुई, क्योंकि इन्होंने तो बाबा ने बात करना तो दूर, बाबा ने पीछे पलट के इनका चेहरा तक नहीं देखा था, लेकिन फिर भी बिना देखे बाबा ने खुद से ही बता दिया उन्होंने, खुद से बता दिया। मतलब होती हैं सिद्धियाँ होती हैं बाबाओं के पास में, तो बाबा ने खुद से इनको बता दिया। फिर बाबा उठे, फिर बाबा ने इनसे बात की। बाबा ने बताया कि तुम लोग बहुत दूर से आए हो, थक भी गए होगे, तुम एक काम करो, तुम लोग 2-3 घंटे आराम कर लो, सो लो। तो वहीं खुले एरिया में कुछ चारपाइयाँ डली हुई थी, तो वहाँ पे ये लोग दोनों बाप बेटे वहाँ पे सो गए 2-3 घंटे के लिए। बाबा ने बोला था तुम सो आराम कर लो, तब तक मैं कुछ तैयारियाँ कर लेता हूँ। तो वहीं पर ही पास में कुछ हवन कुंड वगैरह बना था, तो बाबा वहाँ पे हवन कुंड में तैयारी करने लग गए। फिर करीब 3 घंटे बाद इनकी आँख खुली, तो इन्होंने देखा कि बाबा उस हवन कुंड के आगे बैठ के ना कोई किसी तरह की कोई क्रिया कर रहे हैं, और क्रिया करते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए बातें कर रहे हैं उससे। मतलब बातें जैसे हम नॉर्मली अभी बातें कर रहे हैं ना, इस तरीके से बातें कर रहे हैं, लेकिन वो जिस लैंग्वेज में बात कर रहे थे ना, वो लैंग्वेज कोई ऐसी थी जो कि समझ में नहीं आ रही थी। वो कह रहे थे हमें नहीं पता चल रहा था बाबा क्या बोल रहे हैं, किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, लेकिन वो किसी से बात कर रहे थे आसमान में देखते हुए। फिर बाबा ने उसको बताया, इनको बताया, अपने पास बिठाया, इनको बताया कि मुझे पता है तुम्हारे घर में किसी बहुत ही शक्तिशाली जिन को भेजा गया है, और मैं चाहूँ तो उसको अभी के अभी बांध के यहाँ पे बुला सकता हूँ, उसको यहाँ पे पेड़ पे बांध सकता हूँ अभी के अभी, लेकिन उसको पकड़ने से, उस जिन को पकड़ने से तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले तुम्हारे घर में पिशाच को भेजा गया था, अब जिन को भेजा गया है। अगर इस जिन को मैं पकड़ भी लूँगा तो हो सकता है 10 दिन बाद कोई नई चीज़ भेज दी जाए।
तो ये तुम्हारी समस्या का इलाज नहीं है, तुम्हारे घर का पक्का इलाज करने के लिए मुझे तुम्हारे घर पर ही जाना होगा। तो उसके लिए तुम एक काम करो, तुमको मैं कुछ चीज़ देता हूँ, ये चीज़ें अभी फ़िलहाल अपने साथ लेकर जाओ और मैं तुमको तुम्हारे घर पर ही मिलूँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है बाबा, आप बताइए क्या क्या करना है हमें। तो बाबा ने इनको धागे दिए, काले धागे, 2 काले धागे दिए, बोला कि अभी जाते हुए ना दोनों एक एक अपनी जेब में रख लेना, और कुछ थोड़ी सी राख दी उसको, जिसको भभूत बोलते हैं, हवन की, कि ये साथ में अपनी गाड़ी में रख लेना, इससे तुम्हारी गाड़ी बंद नहीं होगी रास्ते में। तो उन्होंने बोला ठीक है। लेकिन जाते हुए उसके पापा ने फिर से पूछा बाबा से कि बाबा हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना हमने किसी का कुछ बुरा किया, किसी का कुछ बिगाड़ा, तो हमारी जान के पीछे कोई क्यों पड़ा हुआ है। तो बाबा ने बोला कोई बात नहीं, फिक्र मत करो बच्चा, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा, उसके बाद तुम्हें सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो इसके बाद सुबह सुबह का ही टाइम था, वो ज़्यादा देर नहीं हो रखी थी। तो वहाँ से निकले घर के लिए, और शाम के टाइम पे जब ये पहुँचे घर पे, तब तक अंधेरा होने वाला था। तो जब ये पहुँचे ना घर पे अपने, तो देखा कि जो इनके घर के सामने एक पार्क था, तो वो बाबा ऑलरेडी उस पार्क में बैठे हुए हैं। अच्छा, इनके पहुंचने से हाँ, पहले। इनके पहुंचने से पहले। तो ये देख के इनको और हैरानी हुई कि अरे ये बाबा, मतलब बाबा ने इनका एड्रेस नहीं पूछा था, बाबा ने सिर्फ ये बोला था तुम पहुंचो घर, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ही मिलूंगा। और बाबा इनके पहुंचने से पहले ही इनके घर पे पहुंच गए। तो वाकई में कोई बहुत ही सिद्ध बाबा रहे होंगे। तो फिर इन्होंने देखा कि बाबा तो वहीं पार्क में बैठे हुए हैं। तो उन्होंने बाबा को पूछा अरे बाबा आप यहाँ पे कैसे पहुँच गए। बाबा ने बोला कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, चलो अब तुम लोग घर के अंदर जाओ, लेकिन अंदर जाने से पहले ये धागा और ये भभूत मेरे को वापस कर दो। तो बाबा ने इनसे ले ली वो चीज़, और बाबा ने बोला तुम अंदर चलो, मैं आता हूँ 5 मिनट बाद। फिर ये सारे दोनों अंदर गए। तो अंदर जाके ये बताता है कि किसी पापा ने देखा कि भाई मेरा छोटा बेटा और जो है बहू और वाइफ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डर तो रहता ही है कि भाई कहीं हमारे पीछे से उनके साथ में कुछ ऐसा ना हो गया। तो उसने देखा कि भाई तीनों बिल्कुल ठीक हैं, सही सलामत है, तो थोड़ा सा उनको और जान आई उनकी। फिर 5-10 मिनट बाद वो बाबा आए इनके घर पे। बाबा ने उनसे बोला कि एक काम करो, सबके सब मेरे सामने आके खड़े हो, तुम्हारे जितने भी परिवार के लोग हैं। तो सबके सब इनके सामने आके खड़े हो गए। फिर बाबा ने इनकी बहू से पूछा कि वो सामान कहाँ है जो तेरी माँ ने तेरे को दिया था। अच्छा, हाँ ऐसे ही डायरेक्ट कि वो सामान लेकर आ जो तेरी माँ ने तेरे को दिया है। तो इसकी बहू एकदम से सकपक आ गई कि नहीं मेरी माँ ने कौन सा सामान दिया है, मेरी माँ ने तो कोई सामान नहीं दिया, मेरी माँ से तो मुझे मिले ही इतने दिन हो गए। तो बाबा ने बोला अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, तो जो भी ये चीज़ कर रहा है ना इस घर के ऊपर, वो अभी 5 मिनट के अंदर यहाँ पे या तो पागल हो जाएगा या मर जाएगा। बाबा ने ये गुस्से से बोला उसको। तो बाबा की बात सुन के वो ऑर्डर गई, वो बोली कि नहीं बाबा, नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे अभी अभी याद आया कि कल रात को मेरी माँ आई थी मेरे से मिलने के लिए और वो कुछ सामान देकर गई है मेरे को। तो बाबा ने बोला अच्छा जा लेकर आ वो सामान, क्या है सामान लेकर आ। तो वो अंदर गई अपने कमरे में, अलमारी से एक पोटली निकाल के लेकर आई, हरे रंग की पोटली। तो बाबा को वो पोटली दी, तो बाबा ने वो खोली पोटली, तो उसके अंदर से 7 लौंग और कुछ सिंदूर और इस तरह की चीज़ें कुछ निकाली। फिर बाबा ने जब वो चीज़ें निकाली ना, फिर बाबा ने उसके ऊपर चिल्ला के बोला कि क्यों मारना चाहती है तू उन लोगों को, बता। तो तब तक तो इन लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि भाई हमारी बहू ऐसा कर रही है। लेकिन फिर इसकी बहू ने अपने मुंह से सारी बात बताई इनको। इसकी बहू ने बताया कि मेरी माँ जो है वो तांत्रिक के चक्कर, इन सब बाबाओं के चक्कर लगाती है, बहुत सालों से लगाती आ रही है। तो जब ये रिश्ता हमारे पास में आया और हमें पता चला कि ये लोग इतने पैसे वाले हैं, तो मेरी माँ के और मेरे मन में लालच आ गया। तो हमने सोचा कि शादी के बाद अगर ये लोग मर जाएं तो इनकी सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। और ये सोच के मेरी माँ ने इनके ऊपर में ये सब चीज़ें करवाना शुरू कर दिया। और वो सब चीज़ें जो इनके घर में होती थी ना, वो और कोई नहीं, इसकी माँ करती थी इस लड़की के थ्रू, अपनी बेटी के थ्रू। तो यही रखती थी सारा ये सामान। रखती थी और वो भिजवाती थी इसकी उस लड़की की माँ। तो और फिर इसके पापा की मौत कैसे हुई थी इस लड़की के, उसका भी ये बात भी खुली। बाबा ने फिर पूछा अब ये बता कि तेरे बाप की मौत कैसे हुई थी, तेरे पिताजी कैसे मरे थे। तो इस लड़की ने बताया कि जब मेरे पिताजी को ये बात पता चली ना कि हम ऐसा ऐसा करना जा रहे हैं, मेरी माँ ऐसा ऐसा करना चाहती है कि भाई शादी के बाद 2-4 महीने में इनको ख़त्म करके इनकी सारी प्रॉपर्टी हथिया लेना, तो मेरे पापा ने इस चीज़ के लिए साफ मना कर दिया था कि नहीं वो मेरा दोस्त है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे बारे में उसको बता दूंगा, मैं रिश्ता ही तोड़ दूंगा। तो
उस अपने पिता को रास्ते से हटाने के लिए मैंने और मेरी माँ ने मिलकर हमारे पिता की हत्या कर दी, पिता का ही खून कर दिया। तो अपने बाप को भी इस लड़की ने अपनी माँ के साथ मिलकर मारा था। फिर इसके जो बाबा थे, अब सारी तो इनकी पोल पट्टी खुली चुकी थी और इस लड़की। दौरान जो जैसे जिन वगैरह थे उन्होंने कुछ करा नहीं अब तक, जैसे वो जो उस जिन घर छोड़ा में- गया था, हाँ हाँ वो जिन छोड़ा गया था इनके ऊपर। हाँ, तो घर में कोई हरकत नहीं हुई, इतने बाबा नहीं, थे एक, वहाँ? एक एक अभी अभी वो कॉल करेगा हमें, जस्ट मैं जो बताने जा रहा था, वो अभी बाबा उसको बुलाएगा जिन को। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसा है ना, कुछ चीज़ों कुछ केसेस में तो अपने आप चीज़ें सामने आ जाती हैं, कुछ केसेस में उनको सम्मन करना पड़ता है। तो फिर बाबा ने इसको, जब ये सारी चीज़ें खुल गई इसके सामने, फिर बाबा ने इनको बोला कि अब तुम्हें पता चल गया है ना कि कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। मैं चाहता तो वहीं पर ही उस जिन को बुला देता, लेकिन उससे तुम्हारा घर का समाधान नहीं होता, क्योंकि कल को ये फिर और कोई हरकत करती। तो इस वजह से मुझे यहाँ पर आकर तुम्हारे बीच में इसके मुंह से ही ये उगलवाना था, क्योंकि अगर मैं भी ये चीज़ बात बोलता तो तुम लोगों को हो सकता है यकीन नहीं होता मेरी बात पे, क्योंकि ऐसी बात पे तो बड़ा मुश्किल हो जाता ना यकीन करना। तो फिर बाबा ने बोला कि अब तुम्हें सच्चाई पता लग गई है ना, तो अब मैं इस जिन का इलाज करता हूँ। फिर बाबा ने अपने जो भी क्रिया वगैरह थी, मतलब उन्होंने एक झोला ले रखा था, उसमें से कुछ राख वाख निकाली, उन्होंने मंत्र वंत्र पढ़ के पूरे घर में इधर उधर फूंका। तो जब वो फूंका ना, तो ये बताते हैं कि इनका एक कमरा था, कोई पर्टिकुलर कमरा नहीं था, एक कमरा था, उस कमरे से एक लंबा सा काला साया निकल, धुएं जैसा। और वो सबको दिख रहा है, सबने देखा हाँ, है। सब घर के वही हैं, हॉल के अंदर ही। और सामने आके खड़ा हुआ उस बाबा के, और जोर जोर से हंसने लग गया वो साया कि अघोरी तुझे क्या लगता है, तू मुझे हरा देगा? मैं सुलेमानी जिन हूँ, सुलेमान नाम है मेरा, और ये सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से चला जा, नहीं तो हो सकता है इस फैमिली से पहले तेरी जान मुझे लेनी पड़ जाए। तो वो बाबा को ही धमकी दे रहा है उल्टा, मतलब डरने के बजाय। तो बाबा ने कई तरह की क्रियाएं वगैरह करी, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा उस जिन को। वो खड़ा अपना हंस रहा है वहाँ पर जोर जोर से। फिर बाबा ने इनसे बोला कि तुम एक काम करो, तुम सारे घर से बाहर निकलो, मैं कुछ करता हूँ। फिर ये सारे घर से बाहर गए। फिर घर से बाहर जाते हुए भी इनको उसके जिन के हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर 10-15 मिनट बाद, मतलब जो भी आवाज़ें आ रही थी हंसने वसने की और ये सब चीज़ें, वो सब कुछ शांत हो गई। और फिर दरवाज़ा खुला और वो बाबा बाहर निकल के आए। तो ये बताते हैं जी कि जब हम बाहर खड़े हुए थे तो हमें यही लग रहा था कि कहीं बाबा के साथ ही कुछ गलत ना हो जाए, कि इतना ताकतवर जिन है। लेकिन जब दरवाज़ा खोल के बाबा बाहर आए तो थोड़ा सा हमारी भी जान में जान आई कि चलो सब कुछ ठीक हो गया है। फिर बाबा ने इनको बताया कि मैंने उस जिन को पकड़ लिया है, लेकिन मैंने उसको मारा नहीं है, मैंने उसकी जान बख्श दी है, इस शर्त के ऊपर कि जिसने उसको भेजा है वो उसी की जान लेगा। तो ये बात सुन के वो लड़की रोने लग गई कि इसको तो मेरी माँ ने भेजा है और ये मेरी माँ की जान ले लेगा। तो वो उसके पैरों में पड़ गई बाबा की, बाबा ऐसा मत करो, मेरी माँ की जान बख्श दो, और हम आज के बाद ऐसा कभी भी कुछ नहीं करेंगे। तो बाबा ने बोला ठीक है, मैं तेरी माँ की जान बख्शता हूँ, लेकिन आज के बाद तू इस घर को छोड़ के चली जाए और आज के बाद इन लोगों की तरफ पलट के मत देखियो कभी भी, और अपनी माँ से बोल दियो कि इनका कभी बुरा करने की ना सोचें। तो उसने बोला ठीक है बाबा, अभी तो रात हो रही है, मैं जैसे ही सुबह दिन निकलेगा मैं दिन निकलते ही यहाँ से चली जाऊँगी इनके घर से। तो वैसा ही किया। फिर जब सुबह हुई तो ऑटो पकड़ के इनके घर से चले गए अपने मायके के। उसके बाद ना तो फिर अगले कई दिनों तक कोई कॉल आई, ना वो वापस आई इनके घर पे। लेकिन फिर बाबा जब सुबह जा रहे थे इनके घर से ना, तो बाबा ने बोला कि ठीक है मैं जा रहा हूँ तुम्हारे घर से, लेकिन जाते हुए मैं तुम्हारे घर को एक बार सुरक्षा कवच से वो कर देता हूँ, बांध देता हूँ, जिससे कि अगर दोबारा से कोई भी तांत्रिक प्रयोग या कोई चीज़ भेजी जाती है तुम्हारे घर पे, तो मेरे को वहाँ पे अपने धाम में बैठे बैठे पता चल जाएगा कि भाई तुम्हारे घर पे कुछ चीज़ आई है, और मैं वहीं उसको बांध के बुला लूँगा। तो इसके बाद ये चले गए, बाबा अपने वहाँ चले गए, और वो उनकी बहू भी अपने मायके चली गई। उसके बाद ना कोई कांटेक्ट हुआ, नहीं हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ, करीब 1 महीने बाद इनको पता चला कि इसकी माँ की डेथ हो गई है, उसकी बहू की माँ की डेथ हो गई है। तो जब इनको ये पता चला कि बहू की माँ की डेथ हो गई है, तो ये दोबारा से उस बाबा के पास गए। कोई कांटेक्ट नंबर, फ़ोन नंबर वगैरह तो था नहीं जिससे बात कर सकते। तो दोबारा नाला कर गए और बाबा को बताया कि बाबा उसकी माँ की मौत हो गई है, और आपने तो बोला था कि भाई उसके आप जान बख्श दोगे। तो बाबा ने बताया कि मैं उसकी जान बख्शना चाहता था, लेकिन वो औरत अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रही थी। उस दिन जब वो उसकी लड़की चली गई तुम्हारे घर से, उसके बाद उसी रात को उसने एक बानो नाम की चुड़ैल को तुम्हारे घर पे भेजा था,
लेकिन चूंकि तुम्हारे घर पे सुरक्षा कवच लगा हुआ था तो उसको वो अंदर घुस नहीं पाई, और उसको बांध के मैंने यहाँ पे बुला लिया। और उसके बाद भी वो आए दिन कभी कुछ और कभी कुछ तुम्हारे घर पे वो चीज़ें छोड़े जा रही थी, वो बाज नहीं आ रही थी। मैंने उसको बहुत कोशिश करी समझाने की इन सब चीज़ों से बाज आ जा, लेकिन वो नहीं मान रही थी। इसलिए आखिर में मुझे इस जिन को छोड़ना ही पड़ा। और जैसे कि इसने वादा कर रखा था जिन ने कि जाते ही उसी की जान लेगा जिसने इसको भेजा है, तो इसने सबसे पहले उसी की जान ले ली। तो ये थी ये पूरी स्टोरी। सिर्फ लालच की वजह से वो मतलब अच्छा भला करते हैं लोग ऐसे लालच की वजह से। भाई वैसे ही सब कुछ तो था ही, उसके बाद शादी तो हो ही गई। शादी हो गई थी, वो उस घर में ही आ गई थी। मालकिनी थी वो एक तरीके से घर की। बट उसके माइंड में ये था ना कि सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाए, इन सभी को निपटा दूं, सब कुछ ही मेरा हो जाए, मैं ही मालकिन बन जाऊं, कोई पूछने वाला ही ना हो सब कुछ। लेकिन वही ना लालच का बुरा नतीजा। भाई अगली कौन सी है? एक स्टोरी मैं और सुनाता हूँ आपको, लेकिन मैं एक और बात आपको बताता हूँ कि मतलब डरावनी स्टोरीज तो मैं बहुत सुना चुका हूँ अपने चैनल पे, लेकिन ये वाली स्टोरी हो सकता है इतनी डरावनी ना लगे, लेकिन ये वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट स्टोरी है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है। पता नहीं क्यों ऐसी अच्छी लगती है स्टोरी, लेकिन आप लोगों को भी शायद ये अच्छी लगे स्टोरी। ये मुझे कई साल पहले बिहार से मेरे एक व्यूअर हैं अतुल सिंह नाम के, जो कि प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, तो उन्होंने ये स्टोरी मेरे को भेजी थी। तो वो बताते हैं कि आज की डेट में तो उनकी अच्छी खासी एज हो चुकी है, लेकिन 90s में जब उनके साथ में ये सब हुआ था ना, तो उन दिनों वो जवान हुआ करते थे। तो क्या था ना, 90s में तो बिहार इतना डेवलप नहीं हुआ था, काफ़ी पिछड़ा हुआ था। तो नए कोई वो है क्या, वो कोई जिला, पता नहीं जिले का नाम ध्यान नहीं है मेरे को, कोई जिला है बिहार का जहाँ पे कि एक गांव के बाहर, जैसे गांव होते हैं छोटे छोटे, गांव के बीच में एक छोटा सा शहर सा कस्बा टाइप का एरिया होता है गांव से लगता हुआ। तो उसी कस्बे में इनका एक क्लिनिक हुआ करता था इस डॉक्टर का, और आसपास के गांव के जितने भी मरीज वरीज थे, गांव के लोग थे, वो उनके क्लिनिक में अपना छोटे मोटे इलाज के लिए आया करते थे। तो ये काफ़ी फेमस थे डॉक्टर उस इलाके में, क्योंकि इतने डॉक्टर्स तो थे नहीं, इन्हीं का ही क्लिनिक था। तो जिसको भी रात देर रात कोई भी परेशानी होती थी तो सब इन्हीं के पास में आते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, तब तक शादी नहीं हो रखी थी इनकी। तो एक बार फिर इनकी शादी हुई, तो शादी के लिए इन्होंने महीना 1.5 महीने के लिए अपना वो क्लिनिक बंद कर लिया और अपना छुट्टी पे चले गए 1-1.5 महीने के लिए क्लिनिक बंद करके, क्योंकि ऑब्वियस बात है शादी होनी थी तो क्लिनिक बंद करना पड़ा। फिर 1-1.5 महीना बाद ये अपने वापस से क्लिनिक में आए, और ये वहीं पर ही रहते थे एक जगह पे, कोई किराए का घर लेकर रहा करते थे। तो अपनी वाइफ को लेकर आए उस घर में। तो शादी के बाद 15-20 दिन गुजर गए, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था इनके साथ में। अब जहाँ पहले अकेले रहते थे, अब इनकी वाइफ भी इनके साथ में रहने लगी थी। तो फिर क्या हुआ, एक बार की बात है, सर्दियों का टाइम था, शादी के ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, 20-25 दिन की बाद की बात है। तो रात के करीब 10-11 बजे के करीब इनके दरवाजे पे किसी ने नॉक किया, दरवाज़ा खटखटाया इनका। तो अब था कि नहीं, बताते हैं कि रात के टाइम पे दरवाज़ा नॉक करना इनके लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि नॉर्मली आसपास के गांव के लोग आते रहते थे रात बेरात, जब भी किसी को मेडिकल इमरजेंसी की या किसी की ज़्यादा तबीयत ख़राब होती थी, लोग इनके पास में आते रहते थे। तो इन्होंने उठ के दरवाज़ा खोल के देखा, बाहर एक औरत खड़ी हुई थी और उसने यहाँ तक का वो करा था, मतलब घूंघट कर रखा था। तो वो भी नॉर्मल बात थी, क्योंकि गांव देहात में औरतें घूंघट करके ही रहती हैं। तो उन्होंने उस औरत से पूछा कि क्या हुआ, किस लिए आई हैं आप इतनी देर रात। तो उस औरत ने बताया कि मेरे घर में जो मेरे ससुर हैं ना, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप मेरे साथ में चल पड़ो, और उनको जो है डॉक्टर को दिखाने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं भैया, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम हो रखा है, और पहले तो मैं चला जाता था, पहले मैं अकेला था, लेकिन अब मेरी वाइफ भी है, तो मैं नहीं जा सकता हूँ आपके साथ में। आप एक काम करो, कल सुबह आप मेरे पास आना है क्लिनिक पे, मैं उनको दवाई दे दूँगा, इनका इलाज कर दूँगा। लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगी वो औरत कि नहीं डॉक्टर साहब, मेरे ससुर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और मेरे घर पे और कोई भी नहीं है, और अगर आप नहीं गए तो मेरे ससुर बचेंगे नहीं, मर जाएंगे। तो वो काफ़ी जो मिन्नतें सी करने लग गई डॉक्टर से। तो डॉक्टर ने बोला कि चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, एक बार देखता हूँ। तो वो अंदर आए, उन्होंने अपना वो डॉक्टर का जो बक्सा होता है वो उठाया, और अपनी वाइफ को बताया कि तुम एक काम करो, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, एक मरीज़ को देख कर आता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप आ जाना थोड़ी देर बाद। तो ये अपने कमरे से घर से बाहर गए, बाहर इनकी साइकिल खड़ी थी, और साइकिल उन्होंने निकाली। तो वो औरत जो थी
वो साथ साथ में पैदल पैदल चल रही थी इनके साथ में। तो ये भी अपना साइकिल पे बैठे नहीं, इन्होंने भी अपना साइकिल हाथ में खींचते हुए ले जाने लग गए। वो औरत इनके साथ साथ में चल रही थी। तो रात के टाइम पे तो गांव देहात में, वो भी सर्दियों के टाइम पे, तो बिल्कुल दूर दूर तक सन्नाटा, कहीं कोई आदमी नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं। पूरी सड़कें कोहरा सुनसान, भी होता है उस कोहरा भी हो रखा था, पूरी सड़कें सुनसान हो रखी थी। तो वो औरत जो ना, ये बताते हैं कि वो औरत मेरे साथ में चल तो रही थी लेकिन वो बात नहीं कर रही थी, कुछ भी ज़्यादा बोल नहीं रही थी। तो इन्होंने ही बातों बातों में उससे पूछा कि तुम्हारे ससुर का नाम क्या है? तो उसने बताया कि उनका नाम सही राम मांझी है। और उन्होंने पूछा घर कहाँ है तुम्हारा, कौन सा गांव है? तो उसने बताया वो गांव है। तो ये गांव को भी जानते थे क्योंकि हर एक गांव में इनका आना जाना था मरीजों को देखने के लिए, तो गांव को जानते थे। तो इन्होंने बताया कि अच्छा उस गांव में तो मैं जाता रहता हूँ, उस गांव में कौन सा घर है तुम्हारा? उसने बताया कि भाई घुसते के साथ में ही इतने नंबर का घर है, ये वाला घर है हमारा। तो उसने कहा अच्छा चलो, वो तो ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। बातें करते करते ये जा रहे, उस रास्ते से जाने लग गए। अब क्या था, वो जो गांव था ना, जिस गांव में इनको जाना था, उस गांव से पहले जिस रास्ते से जा रहे थे वो रास्ता वी शेप में कटता था और वो दोनों ही रास्ते गांव में मिलते थे आगे जाके। लेकिन एक रास्ता जो था उसको बोलते हैं बांसवाड़ी का रास्ता। उस रास्ते पे बहुत सारे पेड़ थे और साथ में तालाब था और वहाँ पे कीचड़ फैला रहता था, हर समय अंधेरा रहता था, गंदा, बहुत ही खराब रास्ता था। जबकि जो दूसरा रास्ता तो वो साफ रास्ता था। तो जब उस वी पॉइंट पे पहुंचे ना, तो वो औरत इनको बोलने लगी कि डॉक्टर साहब इस वाले रास्ते से चलो, बांसवाड़ी रास्ते से। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, ये रास्ता तो बहुत ख़राब रहता है और मेरे पास तो साइकिल भी है, मैं तो इस रास्ते से नहीं जाऊँगा, इस रास्ते से चलते हैं। तो बोली नहीं डॉक्टर साहब, इसी रास्ते से आपको चलना पड़ेगा। तो कह रहे नहीं इस रास्ते से क्यों जाना है, ये रास्ता तो ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो वो ना थोड़ा सा काफ़ी इंसिस्ट करने लग गई। तो फिर एक पॉइंट के बाद में सोचा कि चल यार ये जिद कर रही है तो मैं चल ही पड़ता हूँ इस रास्ते पे। और ये सोच के इसने अपनी साइकिल घुमा भी ली। लेकिन फिर हुआ क्या कि जैसे ही उसने उस रास्ते पे पैर रखा ना, तो वहाँ पे कीचड़ में इसका पैर धंस गया। और जैसे ही पैर धंसा तो इसने फिर एकदम से बोला अरे नहीं ये तो रास्ता बहुत ख़राब है, मैं इस रास्ते से नहीं जाऊँगा। मतलब वो बताते हैं ना कि आपके पूर्वज, आपके देवी देवता आपको इशारा देते हैं, दे देते हैं आपको बचाने का। तो वो ये इशारा था, इसका पैर धंस गया और ये जो जाने को तैयार हुआ था ना, एकदम से मना कर दिया इसने कि मैं नहीं जा रहा इस रास्ते से। और ये इसने अपने वापस से साइकिल घुमाई और इस दूसरे रास्ते से जाने लग गया। लेकिन जब आगे जा रहा ना, तो इसने देखा कि वो औरत वहीं खड़ी हुई है, वो उसके साथ नहीं आ रही और वहीं खड़ी इसको देख रही है। तो इसने वहीं से आवाज़ लगाई उसको, औरत को, कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम आ जाओ, तुमको जिस रास्ते से जाना है तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे घर पहुँच रहा हूँ, मुझे पता है तुम्हारा घर कौन सा है। और इतना कह के कुछ दूर तक आगे तक गया, और कोहरा तो था ही। फिर थोड़ी देर बाद वो औरत भी दिखाई देना वहाँ से बंद हो गई। फिर इसने इसके ससुर का नाम भी बता दिया था, घर भी बता दिया था, गली वली सब इसको पता चल गई थी क्योंकि ज़्यादा बड़ा गाँव नहीं था। तो थोड़ी देर बाद ये उसी घर के सामने जाके खड़ा हो गया जिस घर के सामने इसको जाना था, और वहाँ पे जाके दरवाज़ा खटखटाने लग गया, उसके ससुर के नाम से आवाज़ लाने लग गया, अरे मांझी जी दरवाज़ा खोलो, मांझी जी दरवाज़ा खोलो, भड़बड़ करने लग गया। तो आवाज़ सुन के आसपास के पड़ोसियों की भी आँख खुली कि भाई इतनी देर रात कौन आ गया और कौन ऐसी आवाज़ें लगा रहा है। तो आस पड़ोस के 2-4 लोग आए, इकट्ठा हुए वहाँ पे, और देखा तो सब जानते थे डॉक्टर साहब को। तो सबने देखा अरे ये तो डॉक्टर साहब हैं। तो उन्होंने पूछा अरे डॉक्टर साहब आप इतनी देर रात इस घर के आगे क्या कर रहे हो? तो डॉक्टर ने बताया कि भाई इस घर की जो बहू है वो मुझे अभी मेरे घर पे लेने आई थी, वो बता रही थी कि उसके ससुर की तबीयत ख़राब है और अब मैं यहाँ पे इतनी देर से आवाज़ें दे रहा हूँ, अब ना तो वो बहू आई ना कोई दरवाज़ा खोल रहा है। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब आप क्या बात कर रहे हो, आप सही हो, मतलब आपको पक्का यकीन है कि इसी घर की बात कर रही थी? तो उसने बताया हाँ इस घर में मांझी, ये क्या सही राम मांझी इसी घर में रहता है ना? तो उसने बोला हाँ ये घर तो उसी का ही है। तो उसने बोला तो वो फिर औरत कहाँ पे है वो? तो जब उस औरत की बात सुनी आसपास के लोगों ने तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लग गए कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर। तो फिर उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब ये देखो नीचे, इस घर के दरवाजे के नीचे देखो। तो डॉक्टर नीचे देखा तो देखा ताला लगा पड़ा उस दरवाजे पर। तो मतलब कि उन्होंने बताया इस घर के अंदर कोई नहीं रहता है। तो डॉक्टर, तब तक वो डॉक्टर ना गुस्सा हो रखा था कि एक तो इतनी देर रात इसने मेरी नींद खराब करी, इतनी दूर लाई, और अब इनके घर के दरवाजे पे ताला लगा पड़ा है। फिर आसपास के लोग उनसे बोला डॉक्टर साहब आप एक काम करो, आप हमारे घर आओ, हम आपको बताते हैं पूरी रात। फिर एक पड़ोसी के घर में जाके बैठे डॉक्टर। तो आस पड़ोस के जो लोग थे ना वो आपस में खुसर पुसर करके बात कर रहे थे कि ये पक्का वही चुड़ैल होगी।
तो डॉक्टर ने उनकी बात सुनी, उन्होंने बोला क्या बात कर रहे हो तुम, कौन चुड़ैल होगी। तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब इस घर में एक बहू रहा करती थी और अभी करीब 1 महीना पहले वो बहू प्रेग्नेंट थी। तो करीब 1 महीना पहले उस बहू को जो है प्रसव पीड़ा, उसको पेन शुरू हुआ। तो उसको पेन इतना ज़्यादा हो रहा था कि उसको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ी। तो इसके घर से कुछ लोग आपको ढूंढने के लिए गए थे आपके क्लिनिक पे, लेकिन आप अपनी शादी में गए हुए थे तो आपका क्लिनिक बंद था, तो आप मिले नहीं। तो इस दौरान इस औरत को कोई इलाज नहीं मिला और दर्द के मारे इस औरत की डेथ हो गई। और जिस रात उसकी डेथ हुई थी ना, उस रात दर्द के मारे उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज रही थी। और इसके घर में सिर्फ इसका पति जो वो तो कहीं दूर शहर में नौकरी करता है, ये सिर्फ औरत और उसका वो ससुर ही रहा करते थे। तो उस रात को उस औरत की डेथ हो गई। उसके कुछ दिन बाद फिर इसके ससुर की भी डेथ हो गई। लेकिन उस दिन के बाद से ये जो बांसवाड़ी वाला रास्ता है ना, इस रास्ते पर वो घूमती हुई दिखाई देती है। गांव के बहुत लोगों ने उसको देखा हुआ है। तो जब उस डॉक्टर ने ये वाली बात सुनी ना कि भाई वो जो औरत थी, वो जो अभी जिससे वो बात कर रहा था, जिसके साथ चलता हुआ आया था, उस औरत की मौत 1 महीना पहले हो चुकी है। तब उसको मतलब समझ में आया कि यार ये सब मैं जिसके साथ चलता हुआ रहा था वो तो कोई प्रेत था। असल में हुआ ये था कि उस औरत की मौत तो हो गई थी, लेकिन वो अपनी मौत का जिम्मेदार इस डॉक्टर को मान रही थी कि भाई ये डॉक्टर उस रात को नहीं मिला था, इस वजह से मैं मर गई, मेरा बच्चा मर गया, मैं मर गई। अगर ये डॉक्टर उस दिन होता ना तो हो सकता है मेरी जान बच जाती। तो वो उसको उस रास्ते से लेकर जा रही थी ताकि कुछ बदला हाँ, ले सके। वो उसको इस रास्ते से इसलिए लेकर जाना चाहती थी क्योंकि वो उसको मारना चाहती थी। और इनका भूत प्रेतों का भी कुछ ऐसा होता है कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे इनकी शक्तियाँ काफ़ी गुना बढ़ जाती हैं, कुछ ऐसी होती है वहाँ पे इनकी शक्तियाँ इतनी नहीं होती हैं। तो शायद उस बांसवाड़ी वाले रास्ते पे कुछ ऐसा रहा होगा कि वहाँ पे उसकी शक्ति ज़्यादा होगी या वो उसको ईजिली मार सकती थी। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। मैं तो ये मानता हूँ कि भाई उसके साथ कोई ना कोई उसके देवी देवता की कृपा थी जो उस रास्ते पे जाने से उसको रोक लिया और उसकी जान बच गई। तो ये थी ये पूरी स्टोरी। उस टाइम उसने उस एंगल से सोचा ये भी सही है कि चलो उसका जब उसका पैर फंस गया कि शायद ये इशारा है मेरे देवी देवताओं का। नहीं, उसको तब नहीं लगा था उसको ये तब नहीं लगा था कि भाई ये कोई इशारा है देवी देवता का। उसको तो बस ये एकदम से गुस्सा आया ना कि यार मेरे को क्यों ऐसे इस रास्ते से ले जा रही है। मेरे तो पहले कदम में मेरा पैर धंस गया, मैं नहीं जा सकता, आगे जाके मेरी साइकिल फंस जाएगी, गिर विर जाऊंगा। तो इस वजह से उसने मना करा था। और उस रास्ते में तालाब भी था, तो ये कहते हैं कि तालाब के पास ज्यादा रहते हैं स्टिल वाटर जहाँ होता है। हाँ, तालाब में तो अलग टाइप की एंटिटीज भी होती हैं, पंडुआ भी बोलते हैं उनको, कई तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो ये था, इसकी किस्मत अच्छी थी डॉक्टर की। तो अब जब इसने मेरे को स्टोरी भेजी थी ना, तब तो इसकी काफ़ी एज हो चुकी थी। बताता है कि तब मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता था, लेकिन आज की डेट में इन सब चीज़ों को मानता हूँ कि ये सब चीज़ें होती हैं और उनको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और आपकी ये पर्सनल फेवरेट क्यों है भाई? आप क्यों कनेक्ट कर पाते हो इससे इतना? मेरे को ऐसा लगता है कि एक तो वो जो औरत मरी थी वो बेचारी दर्द में तड़पती हुई मरी थी, तो उसकी एक क्या बोले, एक गुस्सा रह गया था उसके दिल में कि भाई मैं मर गई, मेरा बच्चा मर गया और इस डॉक्टर की वजह से हुआ है। तो पता नहीं मेरे को क्यों ऐसा लगता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसे स्टोरी में उसकी जान बच जानी चाहिए थी। लेकिन चलो जो भी है, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, मुझे ये वाली स्टोरी। भाई जब भी आप आते हो, लास्ट टाइम आप आए थे तो आपने कुछ इंटरनेशनल किस्से भी बताए थे, बाहर के भी आप रिसर्च करते रहते हो, कुछ स्टोरीज आपको मालूम रहती है। आज हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ है इंटरनेशनल? बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी इंडियन व्यूवर्स को इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, इसलिए मैं थोड़ा, पहले मैं बहुत ज़्यादा लाता था, अब मैं कम लाता हूँ क्योंकि यहाँ पे इंडियन स्टोरीज ही पसंद करते हैं ज़्यादातर व्यूवर्स। लेकिन फिर भी जिन लोगों को इंटरेस्ट है उन लोगों को मैं बता देता हूँ। कुछ चीज़ें मैं रैंडम बता देता हूँ, फिर एक दो आपको थोड़ा सा डीप में बताऊँगा चीज़ें। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ना नासा का जो सैटेलाइट है, जैसे एलियंस के बारे में मैंने एक वीडियो डाला था, एलियंस की मैंने खूब डिटेल में उसमें जानकारी दी थी कि भाई इस दुनिया में एलियंस होते हैं और कई तरह की स्पीशीज़ होते हैं। एलियंस ऐसा नहीं है कि भाई एक ही टाइप के एलियंस हैं, एलियंस की भी अलग अलग स्पीशीज़ हैं। उनमें
बेनोवेलेंट एलियंस भी हैं और मेलोवेलेंट एलियंस भी हैं, मतलब ऐसे हैं जो कि इंसानों की मदद भी करते हैं, फ्रेंडली भी हैं, और ऐसे भी जो कि इंसानों को नुकसान भी पहुंचाते हैं, जिनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं, ऐसे एलियंस भी होते हैं। तो अभी अभी एक नासा के सैटेलाइट ने एक वो पकड़ा है, मीटियोराइट की पिक्चर्स ली थी, एटलस 331 एटलस करके। तो पहले तो ऐसा लग रहा था कि वो कोई धूमकेतु है, कोई वो है, कुछ है जो कि धरती की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन फिर बाद में जब और पिक्चर्स आई तो पता चला कि वो तो प्लैनेट साइज्ड कुछ चीज़ें हैं, और वो एक नहीं है, कई सारी चीज़ें हैं। और अब रिसेंटली कल परसों की मैं अपडेट बताऊं तो नासा ने अपने वेबसाइट पे अपडेट देना ही बंद कर दिया उस चीज़ के बारे में, जिससे कि किसी को पता ही ना चल सके कि भी ऐसी कोई चीज़ तो यहाँ पे पहले उन्होंने डाल दिया था, हाँ फिर हटा पहले दिया। डाल दिया था, लेकिन अब वो अपडेट देना ही बंद कर दिया कि अब वो चीज़ कहाँ तक पहुंची है, कहाँ तक नहीं पहुंची। लेकिन जो इस टाइप के सर्कल्स हैं, यूएफओ सर्कल्स, जैसे कि मैं तो फोरम्स ऐसी कई तरह की ज्वाइन कर रखी है, मैंने फॉलो करता हूँ मैं इन चीज़ों को, तो वो एक्चुअल में स्पेस क्राफ्ट्स हैं जो कि यहाँ पे धरती की तरफ आ रहे हैं। लेकिन अगेन मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह की चीज़ों से धरती पे किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक अच्छे एलियंस जो होते हैं उनकी एक पूरी फेडरेशन है जिसको गैलेक्टिक फेडरेशन बोलते हैं। वो गैलेक्टिक फेडरेशन इस तरह की चीज़ों से पहले भी हमेशा से निपटती आई, और इस तरह अब इस बार भी ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं यार। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई। इसका नाम कैसे आउट हुआ? ये फोरम्स में ही नाम है क्या इनका? गैलेक्टिक फेडरेशन? एक और चीज़ मैं बताता हूँ, अब आपने पूछ ही लिया तो आजकल डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बड़ी बातें चल रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप टैक्स वैक्स लगा रहे हैं इंडिया के ऊपर में, ये सब चीज़ें हाँ। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डायरेक्ट टच में है एलियंस के, और लास्ट ईयर जो उसका असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था उसमें भी उसकी जान सिर्फ एलियंस ने ही बचाई थी। और इनफैक्ट अभी सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, उसकी वाइफ जो है मेलेनिया ट्रंप भी एलियंस के टच में है। और अभी सिर्फ 2 या 3 दिन पहले आप उसके एक्स अकाउंट को भी फॉलो करोगे मेलेनिया के, उसकी डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ को, तो उसने एक वीडियो डाला है जिसमें कि 2 अर्थ ऐसी हो रही हैं। असल में उसका दिखाना ये चाह रहे हैं कि एक अर्थ जो जिस पे कि हम अभी रह रहे हैं वो अर्थ ट्रांसफॉर्म होने वाली है दूसरी अर्थ में, जिसकी क्योंकि इस अर्थ की अब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। मैं डीप में नहीं बता रहा हूँ, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। तो अभी हम जिस अर्थ पे रह रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ये टाइम चूज़ किया गया था हज़ारों करोड़ों साल पहले, ये टाइम चूज़ किया गया था कि भी अर्थ को हम एक नई डायमेंशन में लेकर जाएंगे। तो अब वो समय आ रहा है अर्थ को नई डायमेंशन में लेकर जाने का। इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि साइकिक पावर्स लोगों की ज़्यादा बढ़ रही हैं, अकल्ट में इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है लोगों का, प्लस दिन छोटे हो रहे हैं। 24 घंटे का जो दिन होता था, अब चूंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वो दिन ऑटोमेटिकली छोटे हो रहे हैं। हमारे लिए तो वो 24 घंटे ही हैं, लेकिन असल में वो 24 घंटे के नहीं है, वो मेरे ख्याल से 16-17 घंटे का ही दिन रह गया है अब। तो ये सब भाई ये चीज़ें तो अलग ही बात है यार। ये तो ये दिन छोटे हो गए, ये तो हमने भी सुना था, देखा था, लेकिन हाँ 1 घंटा 60 मिनट का नहीं है, 40। अब मैं आपको बताऊं, ये पर ये देखो, तो बहुत नया है कि जो ट्रम्प के बारे में आप बता रहे हो कि ट्रम्प के आप रिसेंटली आप बयान देखोगे ना, जब उसके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था और भी उसके बाद के भी, तो ऊपर देखता हुआ बात करता है कई बार कि भाई उनकी ऊपर कोई है। और उसने स्पेशली उसके एक्स अकाउंट पे आप फॉलो करोगे ना, उसके ट्वीट्स फॉलो करोगे, तो वो यूएफओस के ऊपर कि भाई ये क्या चीज़ें उड़ रही हैं, सरकार को बताना चाहिए कि मतलब अलग अलग देशों में क्या क्या हो रहा है, उनके ऊपर वो क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा है। एकदम से नहीं ला सकते हैं ये सब चीज़ें दुनिया के सामने, क्योंकि उससे क्या है एक ऑर्डर बिगड़ जाता है सोसाइटी का। तो धीरे धीरे, और वो जो यूएफओस हैं, अब जैसे बहुत सारे यूएफओस होते हैं उनमें लाइटें जलती हुई दिखाई देती हैं, जबकि यूएफओस के पास जो टेक्नोलॉजी होती है ना, उनको ट्रैवल करने के लिए, नेविगेशन के लिए लाइट की ज़रूरत नहीं है। वो लाइट से नहीं देखते हैं, रोड नहीं है वो कि लाइट उनको लेकिन फिर भी उनमें लाइटें जलती हैं, वो जानबूझ के जलाई जाती हैं जिससे कि वो नीचे दिखें लोगों को, लोग उनको नोटिस करें। और आने वाले टाइम में ये यूएफओस देखे जाना बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं ये सब चीज़ें। पर आपको ये कैसे कंफर्म हुआ कि ट्रम्प कनेक्टेड है? मैं ऐसे फोरम से जुड़ा हुआ हूँ ना। अभी जैसे दिन छोटे होने वाली बात थी ना, उस पर मैं एक चीज बात बताता हूँ कि ये आई कहाँ से, ये वाली चीज़। अब तो खैर बहुत सारे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम आई थी। डॉलरस कैनन नाम की एक क्या बोलते हैं, एक पैरासाइकोलॉजिस्ट थी कोई, जो कि जिसके पास वो अकेली एक ऐसी थी दुनिया में जिसने एक ऐसी आर्ट डेवलप कर ली थी, आर्ट ही बोलेंगे इसको, कि वो किसी को भी ट्रांस स्टेट में ले जाकर
उसको करोड़ों साल पहले उसको क्या था वो, क्योंकि सोल तो सेम ही रहती है ना, बॉडी बदलती है, तो करोड़ों साल पहले वो क्या था वहां तक वो लेके जाके उनसे सारे क्वेश्चन पूछ सकती थी, मतलब सोर्स से जहां से वो आई है आत्मा तो उसने ये बहुत सारी चीजें बताई थी। और जिसको भी ट्रांस में लेके जाती ना, सोर्स में लेकर जाती, तो हमेशा एक ही तरह की आवाज आती थी और एक ही वो सोर्स से कनेक्ट होता था, जिससे कि वो ये बताते कि जिससे कि ये प्रूव होता है कि भाई सोर्स सेम है हर एक सोल का, एक ही सोल से आई है। और ये क्या बोलें इसको, एक अभी हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं ना, तो 3D से अब हम 5D वर्ल्ड में जाने वाले हैं, लेकिन 5D वर्ल्ड में सब नहीं जाएंगे, बहुत मौतें होंगी, कुछ ही लोग उसमें से जाएंगे, जो कि क्या क्राइटेरिया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो सुनने में आता है क्राइटेरिया वो ये है कि जिसके दिल में कोई डर नहीं होगा वो जाएगा 5D में, जिसके भी दिल में डर होगा वो नहीं जाएगा। पर ये 5D वर्ल्ड डिस्क्राइब कैसे किया गया है? 5D वर्ल्ड जाते, मतलब एक चीज तो मेरे को ये पता है कि इसमें जो लोग जाएंगे ना उनका एक DNA स्ट्रैंड बढ़ जाएगा, DNA उनका चेंज हो जाएगा जब वो 5D में जाएंगे। तो अब ये चीजें फनी लगती हैं, लेकिन हाँ बहुत स्ट्रेंज और वियर्ड भी साउंड कर रही है। हाँ, लेकिन मेरे को नहीं लग रही है, क्योंकि मैं इतने सालों से इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करता हूँ, पढ़ता हूँ, और बहुत सी चीज़ें फर्स्ट टाइम जब आपको लगता है, सुनते हो ना कि नहीं नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जब आप उन चीज़ों को डॉट्स कनेक्ट करते हो, धीरे धीरे पढ़ते हो उन सब चीज़ों के बारे में, तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई यही टाइम क्यों चूज करा गया है, कि भाई अभी क्यों ये सब चीज़ें एकदम से होने लगी हैं। तो वो बताते हैं, एलियंस बताते हैं, बेनोवेलेंट एलियंस, वो ये बताते हैं कि यही टाइम इसलिए चूज किया गया है क्योंकि हम ऐसे समय का वेट कर रहे थे जिसमें पूरी ह्यूमैनिटी एक दूसरे से जुड़ी हो, किसी ऐसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से जिसमें कि एकदम से कोई भी बात ट्रैवल हो जाए, फैल जाए एकदम से। तो आज की डेट में हमारे पास इंटरनेट है, पहले नहीं था इंटरनेट, आज की डेट में हाई स्पीड इंटरनेट है। तो वो समय जिसका वेट कर रहे थे वो अब आ रहा है, और साइकिक पावर्स दबा दी गई थी, सुला दी गई थी लोगों की, वो अब धीरे धीरे जग रही हैं। और अब ये जैसे जैसे समय आएगा, इसको एसेंशन बोलते हैं, 3D से 5D का एसेंशन जब होगा तो अच्छाई तो बढ़ेगी, लेकिन बुराई भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, मौतें भी बहुत सारी होंगी। तो यही है, इस तरह की चीज़ें। अब मैं इंटरेस्टिंग है यार। अब मैं एक छोटा सा किस्सा और बता देता हूँ आपको। लास्ट आपके जो वीडियो था उसमें भी मैंने ये छेड़ा था, मिसिंग 411 करके। अमेरिका के एक रिटायर्ड पुलिस डिटेक्टिव हैं, डेविड पोलार्डिस नाम है उनका। तो जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम कि अमेरिका के जंगलों में बहुत लोग गायब हो जाते हैं। मतलब गायब होना समझते हो, खोना नहीं। जैसे हम जा रहे हैं किसी जगह पे, एक तो खो गया भाई, 2 दिन बाद मिल गया, या उसकी डेड बॉडी मिल गई, वो एक अलग चीज़ है। वो चलो ठीक है, जंगल में घूमने गए, रास्ता भटक गया, खाने पीने को नहीं मिला, मर गया, या किसी जानवर ने शिकार कर लिया, मार दिया उसको, वो एक अलग चीज़ है। वहाँ पे लोग गायब हो रहे हैं, पता ही नहीं चलता कि गए कहाँ। तो वहाँ पे पिछले कई डेकेड से लोग गायब हो रहे हैं और उनका कुछ अता पता नहीं चलता कि वो गायब कहाँ हो रहे हैं। तो अब इसी दौरान जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो डेविड पोलार्डिस के मतलब उसके कुछ नोट्स के बारे में मेरे को पता लगा। तो उसने बताया था, डेविड पोलार्डिस ने, कि 2000 के आसपास ही जब वो रिसर्च कर रहा था इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि अमेरिका में तो इस तरह के रिसर्चर्स बहुत होते हैं। तो एक वहाँ पे टोरंटो नेशनल पार्क करके है, नेशनल पार्क है, जंगल है बहुत बड़ा। तो ये वाला जो जंगल है टोरंटो नेशनल पार्क, यहाँ से डिसअपीयरेंस के केसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। मतलब पूरे अमेरिका में जितने भी होते होंगे ना, वो जितने लोग गायब होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इसी टोरंटो नेशनल पार्क से ही होते हैं। उसमें क्या है, एक बार एक आदमी अपनी रिसर्च करने के लिए गया था कि भाई लोग गायब कहाँ हो रहे हैं। तो जब वो जंगल के अंदर गया ना, तो उसने देखा कि जंगल के अंदर एक म्यूजियम बना हुआ है। तो जंगल के अंदर म्यूजियम होने का तो वैसे भी कोई मतलब होता नहीं है, कि जंगल में कोई घूमने जाएगा तो म्यूजियम में उसका क्या मतलब है। तो उसको देख के तो वैसे ही बड़ा अजीब लगा कि म्यूजियम क्या है, क्यों है यहाँ पे। लेकिन जब वो म्यूजियम को चारों तरफ से ऐसे ही देख रहा था ना कि है क्या चीज़, क्यों बना रखा है, तो उसको सबसे पीछे उसके वहाँ पर बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कि वो बच्चे उस म्यूजियम के अंदर कैद करके रखे हुए हैं।
तो उसने काफ़ी ढूंढने की कोशिश करी कि बच्चे कहाँ से हैं, अंदर गया भी म्यूज़ियम पे, लेकिन उसमें जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्होंने रोक लिया। वो जो 2 सिक्योरिटी गार्ड थे जिन्होंने रोका था, उन्होंने ऊपर से नीचे तक ब्लैक कपड़े पहने हुए थे। बताते हैं मैन इन ब्लैक, मैन इन ब्लैक का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, मैं बहुत सारी स्टोरीज डाल चुका हूँ अपने चैनल पे मैन इन ब्लैक की। मूवी है ये तो, मैन इन ब्लैक। मूवी तो बाद में आई है, कॉन्सेप्ट पहले आया था ये मैन इन ब्लैक का। मैन इन ब्लैक की बुक भी आई थी, 1940s में रिलीज हुई थी वो एक बुक, जिसमें बताया था कि मैन इन ब्लैक असल में दूसरे ग्रह के एलियंस होते हैं जो कि यहाँ की गवर्नमेंट के साथ में मिलकर काम करते हैं। तो मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, डीप में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी स्टोरीज भी मैं डाल चुका हूँ। तो वहाँ पे क्या है ना, इंसान जो होते हैं ना, इंसान बहुत स्पेशल हैं एलियंस के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिर्फ इंसानों में ही होती हैं, एलियंस में वो मेरे ख्याल से होती ही नहीं है वो चीज़ें। जैसे कि कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं, इमोशंस, और चाहे वो किसी भी तरह का इमोशन हो, गुस्सा, प्यार, सेक्स, किसी भी तरह का इमोशन हो, एलियंस की टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, उन्होंने अपने आप को इस कदर से मॉडिफाई कर रखा है ना कि वो उन इमोशंस को वो आता ही नहीं है उनके पास में वो नेचुरली। तो उन इमोशंस को वो फीड करते हैं अपना, उन इमोशंस से वो किसी तरह से कोई उनकी एक वर्ड था, मैं अभी कल ही पढ़ रहा था उस वर्ड को, कि मुंह से वो खींचते हैं, किसी तरह की कोई एनर्जी होती है, उससे जान नहीं जाती, लेकिन उससे उनकी फीडिंग हो जाती है उन एलियंस की। तो ऐसा कुछ था उसमें। तो अब इसमें तो और क्या बताऊं मैं आपको, मोटा मोटा मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। कोई पर्टिकुलर केस जानना चाहते हो? नहीं तो ये स्टोरी फिर जो बच्चे रो रहे थे कंप्लीट। अच्छा हाँ, सॉरी मेरे दिमाग से निकल गई थी ये बात। तो बच्चे रो रहे थे, उसने पूछा उनसे कि भाई ये बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है, यहाँ पे कौन से बच्चे हैं? तो गार्ड्स ने अंदर घुसने नहीं दिया उसको, कि नहीं यहाँ पे कोई बच्चे नहीं है, भागो यहाँ से। जबकि जिस वक्त वो ये पूछ रहा था ना, उस वक्त भी बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी वहाँ पे, लेकिन वो वहाँ से उन्होंने घुसने नहीं दिया उसको। फिर वहाँ से जो है सीधा वहाँ के पुलिस स्टेशन में गया, पुलिस को बताई सारी बात कि भाई मैं वहाँ पे गया था, वहाँ पे कोई म्यूजियम है और उसके अंदर बच्चों को छुपा के रखा गया है, वहाँ पे तो रोने की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन वो बताता है कि पुलिस वालों का एटीट्यूड ऐसा था जैसे कि उनके पास पहले ही ये खबर पहुँच गई है कि आदमी तुम्हारे पास में आएगा और इसके बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो पुलिस की तरफ से भी उसको कोई हेल्प नहीं मिली। लेकिन फिर वहाँ पे उनकी कोई लोकल इंटरनेट फोरम थी उस शहर की, उसने वहाँ पे वो सब चीज़ें डाली कि भाई मैं उसमें गया था, वहाँ से मेरे को बच्चों को रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो आसपास के इसकी तरह के और भी कई इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स थे। तो अब जिस जगह वो म्यूजियम था ना, वहाँ पे आने जाने के बहुत ज़्यादा रास्ते नहीं थे, 1 या 2 ही रास्ते थे। तो लोगों ने अगले कई दिनों तक उन रास्तों पर बैठ के निगरानी करी कि भाई यहाँ पे ये जो लोग थे ये कहाँ से रहे हैं, जा कहाँ से रहे हैं। तो पता चला कि उन दोनों को ना तो आते हुए किसी ने देखा, ना जाते हुए किसी ने देखा। तो वो लोग वहाँ पे पहुँचे कैसे और आ जा कैसे रहे थे? इसका मतलब या तो अंडरग्राउंड वहाँ से कोई रास्ता था, या उनको वहाँ पे किसी तरह से टेलीपोर्ट किया जाता था, क्योंकि अगर प्लेन से भी आते तो प्लेन भी वहाँ पे दिखता, और जंगल में तो प्लेन वैसे ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो या तो वो टेलीपोर्ट होकर वहाँ पे आ रहे थे, या फिर अंडरग्राउंड किसी तरह का कोई रास्ता था। लेकिन फिर अब ये जो टोरंटो नेशनल पार्क है ना, इसमें ये बताता है, इसने और रिसर्च करी तो पता चला कि जितने भी यूएफओस देखे जाने के भी मामले होते हैं, वो भी सारे के सबसे ज़्यादा इसी टोरंटो नेशनल पार्क से ही आते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन एक कानून है ना, इसी तरह से एक अमेरिका में भी एक इक्विवेलेंट कानून है, जहाँ पे कि हमसे सरकार से किसी भी तरह के कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। तो एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर था जिसने कि सरकार से इसी तरह के डॉक्यूमेंट लेना स्टार्ट किया, और इसकी वेबसाइट का नाम है blackvault.com। आज की डेट में ये वेबसाइट दुनिया की लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है सरकारी डॉक्यूमेंट्स का, जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट से लिए गए थे। और इनमें आप कीवर्ड डाल के सर्च कर सकते हो। तो उसने यूएफओस के जितने भी मामले थे वो सारे सरकार से मांगे। और सबसे हैरानी की बात थी कि जितने भी बच्चे वहाँ पे खोते थे या लोग खोते थे, अब जाहिर सी बात है कि जब आप किसी को ढूंढोगे तो उसकी फ़ोटो तो मांगोगे ना, बिना फ़ोटो के तो आप उसको ढूंढ नहीं सकते। तो ये बताता है कि उनमें से 80% लोगों की फ़ोटो ही नहीं होती थी रिकॉर्ड में, जैसे कि सरकार चाहती ही ना हो कि इन लोगों को कभी ढूंढा जाए या ये कभी मिले।
अगर वो मिल भी गए तो आप उसको पहचान कैसे करोगे जब तक आपके पास में कोई फ़ोटो ही नहीं होगी। किसी दूसरे स्टेट से, किसी दूसरी कंट्री से कोई टूरिस्ट वहाँ पे घूमने आ रहा है तो आप उसकी पहचान कैसे करोगे जब उसका फ़ोटो ही नहीं होगा रिकॉर्ड में। तो कहने का मतलब ये इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत ही बड़े लेवल पे वहाँ पे हो रही हैं, और ये इतना वेल गार्डेड सीक्रेट है। एक साइलेंट ट्रेजेडी बोल रहे हैं इसको, बोला जाता है कि आज भी साइलेंट हो रही है ये चीज़ें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप उसको, एक शो है, इंग्लिश शो है, कोस्ट टू कोस्ट, डेविड पोलार्डिस का शो है ये, आप इस शो को देख सकते हैं। इसमें ये इसी तरह के केसेस, मिसिंग लोगों के केसेस डिस्कस करते हैं। इंग्लिश में है शो, लेकिन अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे इस तरह की चीज़ें देख सकते हैं, मैं लाता रहता हूँ बीच में। और ये नहीं पता चल पा रहा कि ये एबडक्ट जैसे हो रहे हैं लोग, तो ये इनके साथ हो क्या रहा है या क्या करवाना चाह रहे हैं। इसमें ना एक छोटी सी थ्योरी इस भी सामने आई थी, वो ये आई थी कि साल भर तो वैसे गायब होते हैं, लेकिन जो ये महीने होते हैं ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर वाले महीने जो होते हैं, इनमें एकदम से इनका नंबर बहुत ज़्यादा 10 गुना बढ़ जाता है गायब होने वाले लोगों का। उसका रीज़न ये हो सकता है कि इन्हीं महीनों में जो है इल्यूमिनाती के फेस्टिवल भी आते हैं, इन्हीं महीनों में हैलोवीन भी आते हैं, जितने भी भूत प्रेत वाले फेस्टिवल होते हैं ना, सारे इन्हीं महीनों में आते हैं। तो हो सकता है बलि लेने के लिए ये सब चीज़ें यूज़ करी जाती हों, बच्चों को एबडक्ट करा जाता हो, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एलियंस भी एबडक्ट करते हैं, एलियंस मतलब जो बुरे वाले एलियंस, अच्छे वाले एलियंस नहीं, बुरे वाले एलियंस, क्योंकि जैसे हमें पता है ना, इंसानों में कुछ एक ऐसी स्पेशलिटी होती है जो कि इनको कहीं और नहीं मिल सकती है, किसी और जानवर में नहीं मिल सकती है, जो इमोशंस, जिन इमोशंस पे ये फीड करते हैं। और एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं इंसानों के ऊपर में, वैसे वाले नहीं, लैब वाले काटने पीटने वाले इमोशन एक्सपेरिमेंट नहीं, इमोशंस वाले एक्सपेरिमेंट। जैसे कि ये उसको, उसकी किसी भी लाइफ की स्टेज पे उसके अंदर वो पर्टिकुलर इमोशन भरते हैं, जैसे कि उसके अंदर सेक्स वाले इमोशन भर दिए, तो वो उस टाइम पे वो सेक्स ही करेगा। तो वो एक तरह का उनका एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि भाई इस इमोशन में ये क्या क्या करता है, तो वो स्टडी चलती है उनकी इस तरीके से। तो इस तरीके भी चीज़ें होती हैं बहुत सारी। क्रेजी भाई, क्रेजी भाई, दिस इज वेरी क्रेजी भाई। अगर आपको ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो जैसा कि भाई ने बताया, आप इनके चैनल पे जाके और वीडियोस देख सकते हैं। इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, हम यहाँ स्क्रीन पे भी गोल बटन लगा रहे हैं। और इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट ज़रूर कर देना। अगर आपको पार्ट 3 चाहिए भाई के साथ, जो कि आई एम श्योर आपकी डिमांड आएगी, तो आप पार्ट 3 के लिए भी कमेंट कर देना। और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर दो, भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। टिल देन अपना बहुत सारा ध्यान रखो। और बस यार, आप सर जाते जाते कुछ कहना चाहोगे? थैंक यू वंस अगेन, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो पे इनवाइट करने के लिए। और मुझे उम्मीद है ऑडियंस को मेरी स्टोरीज़ पसंद आई होंगी। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलेंगे हम। बाय बाय, टेक केयर। ओके जी, बाय बाय।